हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 14वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 13 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर बस तेजी से दौड़ी जा रही थी। सभी स्टूडेंट के चेहरे पर मुस्कान थी। सभी आपस में बात कर रहे थे। किरण मैम और सारो भी आपस में बात करने में बिजी थे। इधर शांभवी ने जैसे ही एनी के मैसेज देखे वो कुछ देर के लिए परेशान हो गई थी। हालांकि उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया था उसे, लेकिन फिर भी एक डर सा महसूस हुआ उसे रह रहकर उसके मैसेज याद आ रहा था जिसमें उसने उसे धमकी दी थी। शांभवी, तुम टूर पर नहीं जाओगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। इसीलिए सोच समझकर ही फैसला लेना है कि तुम्हें जाना है या नहीं। ना जाने क्यों उसे ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी। एनी ने पहले ऐसा तो कभी नहीं कहा था, और वो किस अंजाम की बात कर रहा था। न चाहते हुए भी शांभवी के दिमाग में ये बात खटक रही थी। तभी उसकी नज़र शाहरुख पर पड़ी, जो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसे देखकर शांभवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शाहरुख ने ताली बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हे गाइज, तुम सब शांत क्यों हो? चलो कोई गेम खेलते हैं, वरना हमें इतने लंबे समय सफ़र में तो बोर हो जाएंगे सब। अब मनाली कोई यहाँ पास में तो है नहीं, थोड़ा सा रुक कर आ जाएगा तो कल सुबह तक पहुँच पाएंगे, उसने कहा। यस सर, एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी, कोई गेम खेलते हैं, आयशा बोली। यस सर, वी आर रेडी, बाकी स्टूडेंट ने भी कहा। ओके, बट गेम कौन सा होगा सर? ये भी कोई पूछने की बात है। सफ़र में तो ज़्यादातर अंताक्षरी ही खेलते हैं, अलका ने जवाब दिया। ओके, तो बाकी आप सब बताइए, क्या आप सब अंताक्षरी खेलेंगे? सारव ने सबसे पूछा। इस दौरान वो शांभवी को भी देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। सर खेलेंगे, बट गानों वाली स्पेलिंग वाली में तो बोर हो जाएंगे। तभी एक और लड़की बोली। हाँ हाँ, वही होगी, टेंशन मत लो। सारव हंसा। ओके, आधे स्टूडेंट एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। मैं तो इस टीम में रहूँगा, उसने आयशा वाली टीम की तरफ इशारा किया। शांभवी इस टीम में नहीं थी, और किरण मैम दूसरी तरफ। सारव जी, आप सब खेलिए, मैं जब ज़रूरत होगी तब आ जाऊंगी। ओके, नो इशू मैम। ये फिर से उस आयशा की टीम में चले गए। शांभवी फिर से चिढ़ गई। सर, आपने तो गलत टीम चूज कर ली, अब तो आप पक्का हारेंगे, वो मुस्कुराई। देखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करे अंताक्षरी, लेके राम का नाम। मैं से गाओ तुम लोग, सारव ने कहा, और आयशा के पास ही जाकर बैठ गया। ये देखकर शांभवी के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। पता नहीं क्यों उसे उसका ऐसे आयशा के साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने हल्के गुस्से से उसे घुरा, लेकिन सारव ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं गाऊंगी, अलका बोली। हाँ तो गाओ ना, बता क्यों रही हो? ओके। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्कुराए कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे ना जले, राधा कैसे ना जले, अलका गाने लगी। इस दौरान सारव और शांभवी एक दूसरे को देख रहे थे। पता नहीं क्यों उन दोनों को ही गाने के बोल अलग से लग रहे थे। एक अलग सा एहसास हो रहा था, जिसे वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। शांभवी ने उसे देखकर नजरें नीची कर ली, तब तक अलका भी चुप हो गई। अरे वाह अलका, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत प्यारी है, तुम कॉलेज में परफॉर्म किया करो, सारव ने उसकी तारीफ की। वो मुस्कुरा दी। ये सब छोड़िए और लय से गाइए जल्दी, वरना हार जाएंगे आप सब, शांभवी बोल पड़ी। क्या अलका, तुमने किसे दोस्त बना लिया? कहाँ तुम्हारी कोयल जैसी मीठी आवाज़, और कहाँ इसकी कोए जैसी कर्कश, जब देखो काँव काँव, सारव ने उसे चिढ़ाया। कौवा काँव काँव के साथ चोंच भी मारता है, बच के रहिएगा आप, शांभवी ने आंखें दिखाई। अरे शांत सब, मैं गाऊंगी, अब सब ध्यान से सुनना। तभी आयशा इठलाते हुए बोली। ओके गाओ। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी चाहूँ दुनिया भुला दूँ, मजनू बना दूँ, ऐसी हूँ लैला। वो खड़ी होकर अजीब तरह से हाथ हिलाते हुए गा रही थी।
उसे देखकर शांभवी और अलका मुंह दबाकर हंस पड़ी। लेला, आयशा, ये तुम्हारी फीलिंग्स है क्या, अकेले मिलने वाली? शांभवी हल्का सा हंसते हुए बोली। शांभवी, तुम ना, अब तुम से सॉन्ग नहीं आ रहे क्या जो ऐसी बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे आते हैं, पर मेरे साथ कोई ड्यूट करेगा, सच्ची मजा आएगा। शांभवी ने पूछा। सॉन्ग कौन सा है? लूटे कोई मन का नगर। ओके, मैं करूँगा, वैसे भी मुझे ऐसे सॉन्ग्स काफ़ी पसंद है, सारव ने कहा। तो फिर सब तैयार हो गए। लूटे कोई मन का नगर बनके मेरा साथी, लूटे कोई मन का नगर बनके मेरा साथी, शांभवी ने गाया। कौन है वो, अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है, आगे सारव ने गाया। लूटे कोई मन का नगर बनके मेरा साथी, यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, गाते हुए शांभवी ने सारव की ओर देखा। नजर पड़े तो बैया दूं मरोड़, सारव बोला। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बैया दूं मरोड़, जाने दो जैसे तुम प्यारे हो वो भी मुझे प्यारे है, जीने का सहारा है, देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लूटे कोई मन का नगर बनके मेरा साथी। दोनों बहुत अच्छे से गा रहे थे। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जैसे ही गाना खत्म किया, सबने क्लैपिंग की। अरे आप लोगों ने तो शमा ही बांध दिया, सच में बहुत खूबसूरत गाया, किरण मैम ने उन दोनों की तारीफ की। हाँ, अब आप लोग थे से गाइए, ओके? थोड़ी सी जोपीली है, चोरी तो नहीं की है। ओ जूली, ओ सीला, ओ रानो, ओ जमालो, कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, एक लड़की ने गाया। 1 मिनट, ये आगे खत्म होता है ना? शांभवी बोली। शांभवी, तुम्हें आ नहीं रहा तो कुछ भी मत बोलो, गाओ चुपचाप, आयशा चिढ़कर बोली, क्योंकि उसे सारव और शांभवी का साथ में गाना बुरा लगा था। अरे शांभवी, क्यों, मैं गाती हूँ ना, तभी किरण मैम बोली। अरे बिल्कुल मैम, प्लीज गाइए ना, हम सब आपको सुनना चाहते हैं, सारव ने कहा, जिसके बाद सबने किरण मैम के लिए क्लैपिंग की। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, किरण मैम गा रही थी और उनके साथ ही बाकी सब भी गुनगुना रहे थे। वाओ मैम, हमें तो पता ही नहीं था आप इतना प्यारा गाते हो, आज तो सब सीक्रेट सुपरस्टार निकल निकल कर आ रहे हैं बाहर, शांभवी क्लैपिंग करते हुए बोली। सच्ची मैम, ये तो हमें भी नहीं पता था, स्टूडेंट तो फिर भी बात की बात है, वैसे तो ये गाना रफ़ी साहब ने गाया है, पर आप पर भी बहुत सूट करता है, सारव भी मुस्कुराया। सारव जी, तारीफें नहीं, गाना सुनाइए, वरना आज तो आपकी टीम गई, याद है ना, जय से गाना है, किरण मैम हंसते हुए बोली। जी मैम, आपने तो मुश्किल काम दे दिया, कितने कम गाने हैं जय से, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कोई। आयशा, जिया, तुम लोगों को याद आ रहा है क्या? सारव ने सोचते हुए पूछा। नहीं सर, हमें भी नहीं आ रहा, अब तो गए, उन्होंने मुंह लटका लिया। टिक टिक 1, टिक टिक 2, जल्दी गाइए, शांभवी हंसते हुए काउंट करने लगी और उन सब ने लगभग हार मान ही ली थी। टिक टिक 6, टिक टिक 7, 1 मिनट, तभी एक लड़का खड़ा हुआ। क्या हुआ प्रवीण, याद आया है तो जल्दी गाओ, टाइम मत वेस्ट करवाओ। हाँ तो गा ही रहा हूँ यार, काउंटिंग बंद करो, उसने कहा और गाने लगा। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। उसके साथ ही सभी झूमने लग गए। अरे वाह 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 बेटा, बचा लिया आज यार तूने तो, सारव ने जाकर उसको कस के हक कर लिया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है, इसी लड़कियों की तरह क्यों चिपक रहे हैं आप सारव जी, वो आपकी प्रेमिका नहीं है। अरे मैम, तो हम भी रोमांस नहीं ब्रोमांस कर रहे हैं, सारव हंसा। वैसे अब हमारे ऊपर से तलवार तो हटी, अब आप लोग गाइए टैस से। क्या टैस से? हाँ, क्यों नहीं आ रहा ना? अरे सोचने तो दीजिए, कहकर शांभवी सॉन्ग सोचने लगी और सारव ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर गड़ा ली। वो प्यार से उसे एकटक
तके जा रहा था। खिड़की का कांच थोड़ा सा खुला रह गया था, जिससे बाहर की हवा से उसकी जुल्फें उसके प्यारे से चेहरे पर आ रही थी। वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। सारा यही चाह रहा था कि उसे कोई सॉन्ग न याद आए। इसीलिए नहीं कि उसकी टीम जीत जाएगी, बल्कि वो तो चाहता था कि वो बस ऐसे ही सोचते रहे, जिससे वो उसे प्यार से निहारता रहे। लेकिन इधर अब आयशा ने काउंटिंग शुरू कर दी थी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। शांभवी यार जल्दी सोचना, अलका बोली। हाँ सोच रही हूँ यार, शांभवी ने कहा। तब तक अलका की नज़र सारों पर पड़ी, जो बस शांभवी को ही देख रहा था। हाँ याद आया, अलका चिल्ला पड़ी। टुकुर टुकुर देखते हो क्या? जुल्फें तेरी, चेहरा तेरा। दूसरी तरफ से सारो बोल पड़ा। ऐसा भी मुझ में है क्या? सर से कदम तक तू है नशा, सर से कदम तक तू है नशा। उसने गाया। हाँ सर, तो अब सर से भी गाइए। ओके मैं गाती हूँ। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। आयशा गाने लगी, उसके साथ सारो ने भी आगे गाया। पंजाबी सॉन्ग गा सकते हैं क्या? शांभवी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, ओके। हाथ जोड़ के मनोनी पाऊँ जे मैं रुस गई, नित नित रुसने दा चाहना जट्टी नू। शांभवी गुस्से वाले एक्सप्रेशन देकर गा रही थी। मोह नाल टाइम तेरा पूरा चाहिदा, सच दसा गिफ्टा दा बहाना जट्टी नू, तेरे ना ते बुए ड्रीम सुन ले। प्यार चोनी तेरे कोलो प्यार चोनी आ, गुस्सा दा जट्टी जय बथेरा ए जट्टा। हा हा। शांभवी तुम तो अपने पति को लगता है डरा के ही प्यार करवाओगी, किरण मैम ने कहा, जिसके बाद सब हंस पड़े। अरे मैम, ये तो उस बेचारे का जीना मुहाल कर देगी। भगवान उसे सहन शक्ति दे इसे झेलने की, सारव ने हंसते हुए कहा। तो शांभवी ने आंखें तरेर कर उसे देखा और वो एकदम से चुप हो गया। ये देखकर शांभवी को जोर से हंसी आ गई। तभी अचानक से उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने चेक किया तो एनी के मैसेज थे। उसने मैसेज पढ़े। तुमने मेरे मैसेज सीन करके छोड़ दिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तुम हो कहाँ? उसके मैसेज देखकर एक बार फिर उसका मूड ऑफ हो गया। इधर दूसरी तरफ बाकी सब अंताक्षरी खेल रहे थे। शांभवी कुछ पल सोचती रही, फिर उसने देखा सारव गाना गाने जा रहा था। उसने एक बार फिर शांभवी की तरफ देखा। शांभवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत जल्दी जल्दी एनी को रिप्लाई करने लगी। क्या रिप्लाई करूँ? हाँ, पहली बात, तुम्हें रिप्लाई करना मैं ज़रूरी नहीं समझती। नहीं जाना क्या, मैं तो बस में हूँ और कब की कॉलेज से निकल चुकी, इसीलिए तुम्हें जो करना है करो। मुझे कोई डर नहीं लगता तुमसे, समझे? और अब डिस्टर्ब मत करना मुझे। उसने जल्दी से सेंड किया और सारव को गाते हुए देखने लगी। शिकायत करिया ना कर, तेरे बिन रह नहीं सकदा, दिल च तू वसती ए होर कोई रह नहीं सकदा। सदियां ता बड़ी दूर एक पल भी ओ सजना, जुदाई सह नहीं सकदा, तेरे बिन रह नहीं सकदा। सारव ने गाना गा रहा था और शांभवी प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। इधर दूसरी तरफ एनी ने जैसे ही शांभवी के रिप्लाई देखे, उसने जोर से रूम में रखी टेबल पर लात मारी। ये इसको कोई डर नहीं है मेरा, मतलब मैं साले एवे ही हूँ ना शांभवी ना, तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो फुफकारा। हल्की शाम का धुंध लगा अब चारों ओर छाने लगा था। सूरज भी कुछ समय पहले ही पश्चिम के आकाश में छिप चुका था। यहाँ तक कि अब तो उसकी लाली भी सफ़ेद कोहरे में समा कर गायब हो चुकी थी। कई घंटों से बस में बैठे रहने की वजह से लगभग सारे ही अब थक चुके थे। हालांकि बीच में वो सब 1 घंटे तक एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लेटकर आराम नहीं किया था। यही कारण था कि थकान उनके चेहरों पर भी नजर आने लगी थी। अभी भी उन्हें शिमला पहुंचने में करीब 2 से ढाई घंटे लगने वाले थे। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो कुछ अपनी सीट से सिर टिकाकर लेटे हुए थे। शांभवी भी इनमें से एक ही थी। उसके बगल में बैठी अलका जहां आंखें बंद किए हेडफोन से गाने सुन रही थी, वहीं वो चुपचाप बैठी हुई थी। उसने भी अपनी आंखों को बंद कर रखा था। सारव अभी भी आयशा के पास बैठा हुआ था। तभी बस में एक हल्का सा झटका लगा, जिसके बाद सारव ने मुड़कर पीछे देखा तो उसकी नजरें शांभवी के चेहरे पर ही अटक गई। अनजाने में ही उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई।
उसने पैरों को साइड में घुमाया और बड़े ही इत्मीनान से उसके चेहरे को निहारने लगा। पीछे कहीं शायद कोई कांच खुला हुआ रह गया था, जिसकी वजह से उसके नागमणि जैसे चमकदार चेहरे पर जुल्फें काली नागिन जैसी लिपट गई थी। वैसे तो वो साधारण नैन नक्श वाली लड़की थी। कॉलेज में कई लड़कियां जैसे आयशा वगैरह दिखने में उससे भी कई ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जाने क्या वजह थी कि इस वक्त सारव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सामने बैठी हुई वो लड़की इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। वो अपनी पलकें भी झपकाना भूल गया था। इस वक्त उसके मन में कोई भी अच्छा बुरा ख्याल नहीं आ रहा था। वो बस उसे एकटक देखते रहना चाह रहा था, मानो फिर से उसे ये मौका मिले या ना मिले। लेकिन शायद ऊपर वालों को ये मंजूर नहीं था कि वो उसके शांत चेहरे को कुछ और देर देख सके। अचानक से ही फिर से एक जोर का झटका लगा और शांभवी ने अपनी आंखें खोल दी। ये ड्राइवर भी ना आराम से नहीं चला सकता, सारव चिढ़ते हुए बुदबुदाया। शांभवी ने एक नज़र इधर-उधर देखा और फिर विंडो से बाहर देखने लगी। सारव ने उसकी खुली आंखें देखकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली थी। कुछ पलों बाद उसने फिर से पीछे देखा तो उसका ध्यान गया कि शांभवी ने कैप नहीं पहन रखी थी और अब बाहर अंधेरा बढ़ने के साथ ही सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। वो उठा और पीछे तक गया तो उसे एक विंडो का खुला हुआ कांच नजर आया। उसने जल्दी से उसे बंद किया और फिर शांभवी के पास आया। शांभवी, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ हाँ बोलिए, शांभवी चौंक गई थी। तुमने कैप क्यों नहीं पहन रखी है? बाहर देखो कितनी ठंड हो रखी है। कहाँ है तुम्हारी कैप? उसने डांटते हुए पूछा। वो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। अच्छा तुम ना छोड़ो, कैप दो। ये रही। उसने कैप निकाली जो सारव ने उसके हाथ से ले ली और खुद ही उसके सिर पर पहनाने लगा। अपना ध्यान नहीं रख सकती तुम, बच्ची हो क्या? उसने हल्का गुस्सा दिखाया। शांभवी इस दौरान उसे किसी बच्चे की तरह टुकुर-टुकुर देख रही थी। क्या है? इसे क्या देख रही हो अब? उसने पूछा। कुछ नहीं, वो हल्का सा मुस्कुराई और शांभवी दूसरी तरफ देखने लगी। हालांकि उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल फीकी थी, वो उसे कुछ उदास सी लग रही थी। सारव को उसे देखकर अजीब लगा। तबीयत ठीक नहीं है क्या? पूछते हुए सारव ने उसका माथा छूकर देखा। उसका सिर ठंडा ही था। कोई बात है क्या शांभवी? उसने एक बार फिर चिंतित होकर पूछा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही सोच रहे हैं, उसने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। ओके कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात हो या मेरी ज़रूरत हो तो बोल देना, ठीक है? शांभवी ने जवाब में अपना सिर हल्का सा हिलाया और फिर वो वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। भले ही शांभवी ने उसे कुछ नहीं बताया था, पर फिर भी सारव को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बात तो है। खैर उसने एक बार पलटकर शांभवी की ओर देखा, जिसने एक बार फिर से आंखें मूंद ली थी। फिर वो भी अपनी सिर को सीट से टिकाकर बैठ गया। रात काफ़ी गहरा चुकी थी। वे लोग शिमला में डिनर करके लगभग 2 घंटे रेस्ट करने के बाद एक बार फिर से अपनी मंजिल यानी मनाली की ओर बढ़ चले थे। बस सड़क पर दौड़ी जा रही थी। हालांकि उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि चारों ओर घने अंधेरे के साथ कोहरा भी छाया हुआ था, जिसके कारण हेडलाइट में भी ज़्यादा दूर तक का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। खत्म होते दिसंबर की रात और ऊपर से पहाड़ी इलाका, इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसा माहौल होगा। ठंड का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद होने के बाद भी काफ़ी ठंड थी। कुछ देर बाद बात करने के बाद अब लगभग ज़्यादातर लोग अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही सो गए थे। शांभवी इस वक्त विंडो वाली सीट पर अकेले बैठी हुई थी, क्योंकि उसकी दोस्त अलका अपने बॉयफ्रेंड की कॉल आने पर उससे बात करने के लिए पीछे की एक खाली सीट पर चली गई थी। सारव अभी भी शांभवी के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि शाम से लेकर डिनर करते टाइम और उसके बाद भी वो उसे काफ़ी मायूस दिख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है। उसको नींद भी नहीं आ रही थी। बस में अब धीमी लाइट जल रही थी। अचानक से ही वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और शांभवी की ओर देखा। वो उसे अकेली नजर आई। वो भी सो गई थी। उसने देखा उसका सिर बार-बार कान से लड़ रहा था, तो वो भी वहाँ से उठा और शांभवी के पास आकर बैठ गया। उसने उसके सिर को कान से थोड़ा दूर खिसका दिया। इस बीच शांभवी ने कोई हलचल नहीं की। वो उसके पास बैठा धुंधली रोशनी में उसे तकने लगा। तभी शांभवी थोड़ा सा और सिकुड़ कर बैठ गई। वो समझ गया कि उसे ठंड लग रही है। ऊपर से उसने कुछ ओढ़ा भी नहीं हुआ था।
सारव ने कुछ सोचा और फिर उसके थोड़ा और करीब खिसक कर बैठ गया और अपने कंबल में खुद को और उसे अच्छे से लपेट लिया। उसने उसकी कैप को भी अच्छे से लगा दिया ताकि उसे जरा सी भी ठंड महसूस ना हो। शांभवी को नींद में ही जब हल्की गर्माहट महसूस हुई तो वो भी उसके और भी पास खिसक गई। फिर उसने उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया। सारव को देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसने उसके पीछे से हाथ निकालकर उसे हग कर लिया, जिसके बाद शांभवी पूरा ही उसके पास दुबक कर सोते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे अब कहीं कोई डर उसे महसूस ही ना हो रहा हो। सारव को भी उसका ऐसे दुबक जाना भा रहा था। काफी देर बाद शांभवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, भले ही नींद में ही सही, लेकिन उसे ये सोचकर अच्छा लग रहा था कि शांभवी उसके पास होने पर खुद को सिक्योर फील करती है। वो नहीं चाहता था कि वो एक पल के लिए भी उदास हो और वो ऐसा ही करना चाहता था। कुछ देर बाद सारव ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अगले कुछ ही मिनटों में उसे भी गहरी नींद आ गई। इधर दूसरी तरफ अनिमेष अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इस वक्त वो शांभवी के बारे में सोच रहा था और ये भी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे शांभवी उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाए। काफ़ी देर तक सोचते रहने के बाद उसे अपने दोस्त की बात याद आई। भाई, मेरी वाली भी पहले बहुत नखरे करती थी पर अब लाइन पर आ गई है। तू भी यही कर, ब्लैकमेल कर उसे। तेरे पास शांभवी की न्यूड पिक्स और साथ में वो वीडियोस तो है ही। तू उन्हें वायरल करने की धमकी दे, फिर देखियो कैसे पीछे पीछे घूमेगी। यार भाई, इन लड़कियों के साथ यही करना सही रहता है। साली हर तीसरे दिन इनको नखरे ही आते हैं, उसने सोचा और फिर शराब की बोतल को उठाकर मुंह से लगा लिया। सुबह हो चुकी थी, जिसके कारण अब अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा था। अचानक से ही एक झटके से शांभवी की नींद खुली। उसने अंगड़ाई ली और फिर अपनी आंखें मलते हुए आसपास देखने की कोशिश की। तभी उसे अपने कंधे पर भार महसूस हुआ। उसने सिर घुमाकर देखा तो सारव उसके कंधे पर सिर रखकर कंबल में दुबका हुआ था। उसे ऐसे देखकर शांभवी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने बस में नजर दौड़ाई तो लगभग सभी सोए हुए थे, क्योंकि बस में बैठने की वजह से सब में थकान थी। ऊपर से सुबह का ठंडा मौसम, ऐसे में नींद तो आनी ही थी। हालांकि एक दो लोग जाग भी चुके थे। शांभवी ने पीछे देखा तो अलका भी अपनी सीट पर सोई हुई थी। कुछ देर चुपचाप बैठकर उसने खुद को पूरी तरह से नींद से बाहर आने दिया। उसने अपना फोन निकालकर टाइम देखा तो सुबह के साढ़े 6 बज चुके थे। उसने मैप ओपन करके अपना होटल चेक किया तो पता चला अभी भी वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटे तक का टाइम और लगने वाला था। वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि बस की खिड़कियों के ऊपर सफ़ेद परत जम चुकी थी। उसने विंडो के कांच को थोड़ा सा स्लाइड किया ताकि सर्द हवा अंदर ना आ जाए। उसने झांक कर बाहर देखा तो आसपास नजर आने वाले छोटे छोटे पहाड़ सफ़ेद चादर में लिपटे हुए थे। हालांकि बहुत दूर तक एरिया अभी भी धुंधला ही नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वहां आसपास की जगहों पर भी बर्फ जमी हुई थी। ठंडी हवा के साथ आने वाली नमी वो अपने चेहरे पर भी महसूस कर सकती थी। आंखें बंद करके कुछ देर तक उस सर्द लेकिन खुशनुमा एहसास को वो अच्छे से महसूस करना चाहती थी। कुछ देर बाद उसने नोटिस किया कि बस के बाकी लोग भी जागने लगे हैं। ऐसे में सारव का ऐसे सोना सही नहीं था। उसने एक बार फिर सारव की तरफ गर्दन घुमाई। इस वक्त उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। वो गहरी नींद में था, इसलिए बस को लगने वाले हिचकोलों से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे ऐसे देख उसका जी नहीं हुआ कि वो उसको जगाकर उसकी इतनी प्यारी नींद को खराब कर दे। वो चाह रही थी कि वो देर तक ऐसे ही बेपरवाह सोता रहे, लेकिन उसके चाहने से क्या होता है, उसे इस वक्त उठाना जरूरी था। साथ ही वो ये भी चाहती थी कि सारव भी सुबह सुबह इस रास्ते में आने वाले खूबसूरत दृश्यों को मिस ना करे। उसने धीरे से उसके सिर को अपने कंधे से दूर किया और फिर खुद उसके कंबल से धीरे से बाहर निकली। वो भले ही उसे कुछ पलों में जगाने ही वाली थी, मगर फिर भी उसे इस सब में ये डर लग रहा था कि कहीं उसकी नींद न खुल जाए। खुद को उसके कंबल से निकालकर उसने उसके सिर को सीट से टिका दिया और फिर उसने कंबल को अच्छे से उसके चारों ओर लपेट दिया। फिर उसने अपना कंबल भी अच्छे से ओढ़ लिया, क्योंकि अभी भी बहुत सर्दी थी। गहरी नींद में होने के चलते सारव को कुछ भी पता नहीं चला था। वो अभी भी सो रहा था। शांभवी ने एक बार फिर से विंडो से बाहर देखा। पूरब के आसमान से सिंदूरी आभा लिए सूरज निकल रहा था, जिस वजह से चारों ओर फैला सफेद धुंधलका भी अब गायब होने लगा था।
हालांकि अभी भी उसकी किरणों में इतनी चमक नहीं थी कि जल्द ही सब चमकने लगे। वह पलटी और एक नज़र सारव को देखा। सर उठिए, उसने सारव को हिलाते हुए कहा। सारव नींद में ही बोला। क्या उठिए ना सर, प्लीज उठिए सर, हम मनाली पहुंचने ही वाले हैं, उठिए। उसने फिर से उसे हिलाया, जिसके बाद सारव ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। क्या हुआ यार, क्यों नींद खराब कर रही हो? वो आंखें मलते हुए ठुनठुनाया। अच्छा, मैं नींद खराब कर रही हूँ, ओके फिर सो जाइए। कहते हुए उसने फिर से आंखें बंद कर ली। अरे अरे, सच में सोने जा रहे हैं? अरे अब मत सोइए ना, आंखें खोलिए चुपचाप। उसने उसका चेहरा पकड़कर हिलाया। क्या है? अरे सर पहले आंखें खोलिए, उसने फिर से कहा। हालांकि वो धीरे ही बोल रही थी, जिसके बाद वो जाग गया और अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखने की कोशिश करने लगा। क्या देख रहे हैं? अभी भी मनाली पहुंचने में कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा वक्त लगेगा, उसने उसे बताया। तो फिर अभी क्यों जगाया? सारव ने मुंह बनाते हुए पूछा। जगाया इसलिए ताकि आप ये खूबसूरत नज़ारा मिस ना कर दे, कहते हुए उसने कांच को थोड़ा और खिसका दिया। वाओ व्हाट ए सीन! सारव का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्यों, अब भी कहेंगे कि मैंने आपकी नींद खराब की? सांभवी ने मुस्कुराकर कहा, फिर जैसे अचानक से उसे कुछ याद आया हो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, आप थोड़े ना, आपके लिए ये नज़ारा नया थोड़े ना होगा, उसने थोड़ा मायूस होकर कहा। नो नो, आई मीन हाँ, मैं गर्मियों में और एक बार पहले सर्दियों में भी यहाँ आ चुका हूँ, बट अब जब विंटर में मैंने यहाँ विजिट किया था तो इतनी सुबह सुबह इस जगह पर नहीं आया, ये तो पहली बार ही देख रहा हूँ। इट्स रियली ऑसम, कहकर वो बाहर के नज़ारे में खो गया। इसके साथ ही सांभवी भी बाहर देख रही थी। बाकी सब भी अब तक जाग चुके थे। यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उनकी बस को अभी भी मनाली पहुँचने में समय लगने वाला था, लेकिन बाहर जो दृश्य था वो अद्भुत था। इसके लिए तो जितना भी समय लग जाए कम ही था। छोटी छोटी सफ़ेद रुई और देवदार के वृक्षों से ढकी हुई पहाड़ियों के ऊपर अब सूरज ने अपनी चटक नारंगी रंग की किरणों को बिखेर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य तारे तेज चमकदार नारंगी रंग में एक साथ झिलमिला उठे हो। कहते हैं सफ़ेद रंग जीवन में रंगों के अभाव को दर्शाता है, एक मनहूसियत को, लेकिन यहाँ देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बल्कि यहाँ तो उसी सफ़ेद रंग में अद्वितीय कलाकारी की गई थी। असंख्य अदर से सफ़ेद मोतियों में सजी हुई साड़ी जो जरा से प्रकाश में चमक उठती और अपनी खूबसूरती को निहारती हर आंख को चौंधिया देती। किरणें मानो इस दुग्ध मेखला से अटखेलियां कर रही हो। सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, चमक और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये सब देखते हुए ही बस कब शहर तक पहुंच गई उन्हें पता ही नहीं चला। गर्म कपड़ों में ढके हुए लोग जो अब अपने घरों से निकलकर अपने अपने कामों में लगना शुरू हो गए थे। सड़कों पर आती हुई टूरिस्ट से भरी बसें, टैक्सीज और बाइक्स, रंगों से सजे हुए इस शहर की भी अलग ही खूबसूरती थी। कुछ ही देर बाद उनकी बस पहले से ही बुक होटल तक पहुंच चुकी थी। वहां पहले से ही सारी तैयारियां हो चुकी थी। होटल स्टाफ में से एक दो लोग बाहर आ चुके थे। कुछ ही देर में मैम ने सबको इकट्ठा कर उन्हें होटल के रूम्स की चाबी और किनको किनके साथ रूम शेयर करना है सब क्लियर कर दिया था। वेल स्टूडेंट्स, अब सब क्लियर है तो अब हम सब थोड़ा चाय नाश्ता करके कुछ घंटे रेस्ट करेंगे, फिर हम सब साथ में 1 बजे लंच के लिए इकट्ठे होंगे। इसके साथ ही हम हमारे होटल के काफ़ी पास ही स्थित हिडिंबा देवी मंदिर भी आज ही जाएंगे। उसके बाद रात में डिनर करने के बाद सब होटल में ही रहेंगे और कल का प्रोग्राम आपको कल सुबह पता चल जाएगा। ओके, अब आप सब जाइए, मैम ने कहा, जिसके बाद सारे स्टूडेंट वहाँ से चले गए। सांभवी और अलका एक ही रूम में थे। उन दोनों ने भी अपना लगेज सेट किया और फिर फ्रेश होने चली गई। स्टूडेंट, आप सभी पहले ही इंटरनेट पर हिडिंबा देवी मंदिर के बारे में देख चुके होंगे। ये मंदिर भीम की पत्नी देवी हिडिंबा को समर्पित है। भीम द्वारा हिडिंब नाम के राक्षस को पराजित कर देने के बाद देवी हिडिंबा का विवाह भीम से हुआ था। पुत्र घटोत्कच को सिंहासन सौंपकर इन्होंने इसी स्थान पर अपनी राक्षसी पहचान मिटाने के लिए कठोर तपस्या की। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई और उन्हें देवी होने का गौरव प्राप्त हुआ। फिर 1553 ईस्वी में महाराजा बहादुर सिंह जी ने
यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। किरण मैम उस मंदिर के बारे में बेसिक जानकारी स्टूडेंट को दे रही थी। अभी भी सूरज आसमान में चमक रहा था। हालांकि 1.5 घंटे बाद सूर्यास्त हो जाने वाला था। कुछ ही दूर स्थित घटोत्कच मंदिर वो सब पहले ही देखकर आ चुके थे और अब इस मंदिर में शाम तक रुकने के बाद वो लोग वापस होटल जाने वाले थे। उन सभी ने सीढ़ियों से जाना पसंद किया था, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते इस सर्दी में भी बस उनका पसीना ही छूटना बाकी था। इसकी वजह यही थी कि उन सारी लोगों को यहाँ के रहन सहन का कोई अभ्यास नहीं था। क्या हुआ शांभवी, थक गई क्या? सारंग ने शांभवी से पूछा, जो अलका के साथ चल रही थी। किरण मैम जहाँ ग्रुप के आगे की साइड थी वहीं सारंग पीछे था और शांभवी अलका भी लगभग उसके साथ ही चल रहे थे। चढ़ते हुए शांभवी आसपास देखने लगी कि तभी उसका पैर सीढ़ी से लड़खड़ा गया। आउच, संभल के। लेकिन उसका पैर ज्यादा मुड़ता और वो गिरते इससे पहले ही सारंग ने उसे संभाल लिया। तुम नीचे देखकर नहीं चल सकती, उसने उसे डांटा। सर, आसपास की जगह इतनी खूबसूरत हो और ध्यान इधर हो जाए, ऐसा हो सकता है भला? देखिए ना सब कितना अच्छा है यहाँ, उसने चारों ओर देखकर कहा। अच्छा, और अभी पाँव मुड़ जाता, मोच आ जाती तो कुछ नहीं देखने मिलता, आराम से फिर होटल रूम में ही पड़ी रहती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखो करो। ये तुम्हारा घर नहीं है, पहाड़ी इलाका है, समझी? हाँ ओके, अब ध्यान रखूंगी, कहकर वो आगे बढ़ी। साथ ही अलका और सारव भी चल पड़े। शांभवी ने एक बार कनखियों से सारव को देखा और मुस्कुरा पड़ी। उसे उसका ऐसा केयर करना और जरा सी लापरवाही पर डांट देना भा रहा था। बाकी और भी लड़कियां थी वहाँ जो उसके जैसे ही कर रही थी, लेकिन उसे उन सब से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि वो सबको एज ए टीचर जरूरी इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन शांभवी के साथ कुछ अलग था। इधर सारा भले ही उसे डांट दे रहा था, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी शांभवी की ये बच्चों जैसी लापरवाही अच्छी लग रही थी। जब वो छोटी छोटी चीजें उसे बताता या डांटता तो वो क्यूट सा फेस बनाकर उसे टुकुर टुकुर किसी बच्चे की तरह ही देखने लगती और उसकी ऐसी शक्ल देखकर सारव का गुस्सा गायब हो जाता। भले ही वो पहले भी यहाँ आ चुका था, लेकिन आज शांभवी के साथ चलते हुए उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी अनकही ख्वाहिश पूरी हो गई हो। हालांकि उसने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। मंदिर के आसपास काफी शांति थी। दिसंबर का महीना होने के चलते बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ नहीं थी और जो कुछ लोग थे वे लोग अलग अलग घूम रहे थे या बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। लकड़ी से बने इस मंदिर में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। ऊपर से आसपास स्थित देवदार का घना जंगल, मतलब उन सब प्रकृति को अनुपम सौंदर्य यहाँ देखने को मिल रहा था। मंदिर के भीतर देवी हिडिंबा के पदचिन्हों के दर्शन करने के बाद वे सब इधर उधर घूम घूम कर फोटोज क्लिक कर रहे थे। शांभवी और अलका ने भी कई सेल्फीज और फोटोज क्लिक की। सारव सर आप भी आइए ना, तभी अलका ने सारव को बुलाया। बाकी के कई स्टूडेंट ने भी किरण और सारव के फोटोज ली थी। उन लोगों ने जब अलग अलग जगहों पर ढेर सारी पिक्स ली तो चुपचाप बैठ गए। शांभवी अलका के साथ बैठी हुई थी, जहां अलका अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में बिजी थी। वहीं शांभवी सारव को देख रही थी, जो इस वक्त उससे थोड़ी दूर सामने किरण मैम के साथ बात कर रहा था। उसे वो सब याद आ रहा था जो सारव ने आज तक उसके लिए किया, चाहे उसे संभालने की बात हो या फिक्र की। उसे बहुत अलग हो अनूठा सा एहसास हो रहा था। वो उस पल के बारे में सोच रही थी जब वो बस में उसके गले लग के सोई हुई थी। उसने एक पल के लिए भी अनकंफर्टेबल फील नहीं किया था। और फिर सारव का भी उसके सर पर कंधे पर सर रखकर सो जाना। अचानक ही उसे एनी की वो धमकी याद आई। वो एक पल के लिए परेशान हो गई, फिर सारव को देखा और मन ही मन उन दोनों को कंपेयर कर रही थी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी ये उसे समझ नहीं आ रहा था। जाने क्यों वो दोनों को एक ही तराजू पर तोल रही थी, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि दोनों के साथ उसका रिश्ता अलग था। दोनों के लिए उसके एहसास अलग थे, भावनाएं अलग थी। जहाँ एनी के बारे में सोचते ही उसके मन में एक कड़वाहट सी आ जाती, वहीं सारव के बारे में सोचकर अच्छा लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो चाहकर भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही थी। एक अजीब सी उलझन महसूस कर रही थी वो। इधर दूसरी तरफ सारव भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रहा था। किरण मैम सारव के पास से चली गई थी। उसने एक नज़र शांभवी पर डाली और फिर अपनी सोच में गुम हो गया।
जहाँ उसने निकिता के बारे में सोचा और फिर शांभवी के। उसने निकिता के साथ ये मंदिर और बाकी जगहों पर घूमने के सपने देखे थे, लेकिन आज शांभवी के साथ चलते हुए ऐसा लगा जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। वही खुशी महसूस कर रहा था वो, जो निकिता के साथ महसूस करना चाहता था। उसे शांभवी की हर छोटी से छोटी चीज याद आ रही थी। उसकी बदमाशियां, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसे सब कुछ भा रहा था। मानो वो यही सब तो चाहता हो, ऐसा ही साथी। उसे उसकी केयर करना अच्छा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शांभवी को लेकर इतनी अलग सी फीलिंग क्यों आ रही है, जबकि उसने तो उसे सिर्फ अपनी दोस्त ही समझा और माना था। वो खुद को एक भंवर में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने खुद को इस भंवर में ढीला छोड़ देने का निर्णय लिया। वो उन खुशनुमा एहसासों, उन बेशकीमती पलों को बस जी लेना चाहता था। शांभवी चुपचाप बैठी हुई एनी और सारव के बारे में सोच रही थी। इस वक्त वो अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बार फिर से उसे एनी की वो धमकी याद आ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। वो बस इन सब से शांति से बाहर निकल जाना चाहती थी। उसने कई बार अनिमेश को समझाया था कि वो उसके लिए कुछ फील नहीं कर पा रही है, पर अब रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। अब यही इस रिश्ते को खत्म करके आगे बढ़ जाने में ही दोनों की भलाई थी, ताकि चीजें और ज्यादा खराब ना हो। अगर फ्यूचर में कभी दोनों मिले तो कम से कम इतनी तो गुंजाइश बाकी होनी चाहिए कि वो आपस में अच्छे से बात तो कर सके, एक दूसरे से नजरें न चुरानी पड़े। लेकिन आज जिस तरह की एनी की बात कहीं उसे देखकर उसे बेचैनी सी हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या। यही सब सोचते हुए वो काफी परेशान हो गई थी। इधर दूसरी तरफ शाहरुख शांत बैठा हुआ था कि तभी आयशा ने उसे बुला लिया। वो उसके साथ सेल्फी ले रही थी। तभी अचानक जब सारव की नजर शांभवी पर पड़ी तो उसे ठीक नहीं लगी। इस वजह से वो आयशा को छोड़कर शांभवी के पास आ गया। शांभवी, क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रही हो? उसने पूछा तो शांभवी ने चौंक कर ऊपर देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वो एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली। तो सारव उसके पास ही बैठ गया। ऐसे ही कुछ नहीं होता, कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई? वैसे भी ध्यान तो रखना नहीं होता है तुम्हें, उसने उसके माथे पर हाथ लगाते हुए कहा। फिर कलाई देखी, लेकिन वो ठीक थी। शांभवी को न जाने उसका टच आज बहुत अलग और अच्छा लग रहा था। उसके इस तरह के व्यवहार को देखकर एक बार फिर वो एनी को भूलकर खुश हो गई थी। फीवर तो नहीं लग रहा? तुम ठीक हो ना? कुछ अंदर से अजीब तो नहीं लग रहा? वो अभी भी परेशान था। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप इतना भी मत सोचा कीजिए, वो मुस्कुराई। अच्छा, सोचने के लिए कोई और है क्या? मतलब? शांभवी चौंक गई। नहीं, कुछ नहीं। आई मीन अंकल आंटी ने मुझे ध्यान रखने को कहा था, तो मैं ही तो रखूंगा ना, उसने शक पकाते हुए कहा, मानो उसकी कोई चोरी बस पकड़ते ही बची हो। हाँ ठीक है, बस रहने दीजिए, वो हल्का सा हंसी तो वो झेप गया। उसने सारों को कभी ऐसी बातें और ऐसे रिएक्ट करते उसने नहीं देखा था। उसे ये महसूस हो गया था कि सारा उसके साथ वक्त बिताने के बहाने ही ढूंढता रहता है, और जैसे ही पॉसिबल होता है वो उसके पास आकर बात करता। उसे उसका ये अंदाज अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो अचानक ऐसा क्यों करने लगा था ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने ये भी नोटिस किया था कि वो अक्सर दूर होने पर कनखियों से देखता है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो उसके जरा सा परेशान होने पर वो उसके पास नहीं आ जाता। हे, क्या हुआ? तभी सारव ने चुटकी ली। हाँ, वो चौंक गई। क्या सोच रही हो? उसने पूछा तो शांभवी ने फिर नाम में गर्दन हिला दी। सारव जी। तभी फिर किरण मैम की आवाज आई तो उसके चेहरे के रिएक्शन बदल गए। जाइए ना, मैम बुला रही है, उसने हंसते हुए कहा तो वो उठकर चला गया। हालांकि उसने पीछे मुड़कर एक नजर उसे देखा और मुस्कुरा दिया। शांभवी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी कि देखते हुए ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे सारव सर आज इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्यों उनके लिए अजीब सी चीजें आ रही है मन में? एक पार्टनर की जैसी फीलिंग क्यों आ रही है? ऐसा क्यों मन कर रहा है कि मैं उनके साथ कहीं दूर चली जाऊं, ये सब छोड़ दूं? क्यों इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं एनी के साथ रिश्ते में थी, या शायद अब भी, क्योंकि अभी भी पूरी तरह अलग नहीं हुई हूँ उससे। हाँ, उसके लिए प्यार नहीं आता, लेकिन कुछ बुरा करने या उसका बुरा चाहने की भी इच्छा नहीं होती उसके लिए। ये एनी खुद ही क्यों नहीं चला जाता, आगे क्यों नहीं बढ़ जाता जैसे पिछली बार चला गया था? अगर ऐसा हो जाए तो शायद किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। आज़ाद हो जाऊंगी उस रिश्ते से जिसमें कुछ है ही नहीं अब।
मन कर रहा है पूरी दुनिया छोड़ पहाड़ों में दूर चली जाऊं, जहां कोई ना हो, सिर्फ मैं हूं और सारा सर। क्यों मन कर रहा है कि बस गले लगकर लिपटी ही रहूं, छोड़ना ही ना पड़े। वो अपने मन में सोच रही थी ये सब और उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। वो एक बार फिर वो सब सोचने लगी जब सारा उसके घर आया था और उसे पीछे बुलाया था और गले लगी थी। वो किस तरह से सारव ने उसे संभाला था, ये सब उसे याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो करे क्या। उसने अपनी आंखें पोंछ ली थी लेकिन अभी भी वो काफी उदास थी। इधर सारव जब एक पल के लिए उसको देखता है तो वो बहुत उदास लगती है। पता नहीं क्यों उसका उसी पल सबके सामने जाकर उसे गले लगा लेने का मन किया कि मैं जाकर उससे पूछूं कि हुआ क्या है, बात क्या है, वो इतनी उदास क्यों लग रही है। पर वो किरण मैम के साथ था और बाकी सब भी थे, इसीलिए वो ऐसे उसके पास जाकर बात नहीं कर पाया। उसे बहुत अकेलापन फील हो रहा था। तभी शांभवी ने सारव को देखा और मन ही मन निर्णय ले लिया, एक काम करती हूँ, मैं सर को सब कुछ बता देती हूँ कि मैं उन्हें लेकर कैसा फील कर रही हूँ। उन्हें बता दूंगी मैं उन्हें कितना पसंद करने लगी हूँ, या शायद उससे भी कई ज़्यादा। अब शायद मुझे ये बात उन्हें कह देनी चाहिए, वरना मैं इन्हीं सब में उलझी रहूंगी, कोई भी चीज़ ठीक से नहीं होगी। मुझे लगता है सर ज़रूर मेरी परेशानी समझेंगे, ना भी समझे तो भी क्या, लेकिन मुझे बता देना चाहिए। उसने सोचा और उनसे बात करने के लिए उसके पास जाने का सोचती ही है कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने चेक किया तो एनी उसे कॉल कर रहा था। उसने तुरंत कॉल कट कर दी लेकिन अगले ही पल उसके पास उसके टेक्स्ट मैसेज आने लगे, शांभवी कॉल उठाओ, इट्स वेरी अर्जेंट, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूँगा। उसने दोबारा उसे कॉल किया। इस बार शांभवी ने रिसीव कर लिया। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बार बार मुझे इग्नोर कर रही हो। तुम मेरे कहे बिना वहाँ चली गई और मुझसे बात भी नहीं कर रही। तुम खुद को समझती क्या हो? अरे औकात क्या है तुम्हारी? एक बात जान लो, तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, प्यार आए या ना आए, लेकिन तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, समझी? अच्छा, और तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह से बात करने वाले? बंधुआ नहीं हूँ मैं तुम्हारी। बस अब बहुत हो गया, बस सुन ली तुम्हारी बहुत बकवास, लेकिन अब नहीं। मैंने सोचा था कि कम से कम एक नॉर्मल दोस्त के जैसे साथ ही रह जाए, लेकिन तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है कि मैं पूरी तरह से तुम्हें छोड़ दूं। तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसीलिए आज फाइनल है, मैं तुमसे ब्रेकअप ले रही हूँ। सुन लिया तुमने? और अब तुम मुझे फालतू परेशान न करो, इसीलिए मैं अभी के अभी तुम्हें हर जगह से ब्लॉक भी कर रही हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जो करना है वो करो, जाकर आगे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन मुझे अब इस सब से कोई मतलब नहीं, मेरा भी पीछा छूटेगा, बाय। वो कॉल कट करती उससे पहले ही एनी हंसा। अरे अरे अरे, रुको रुको, ऐसे कैसे ब्रेकअप हो जाएगा? मैं होने ही नहीं दूंगा। अच्छा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। अब मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पर मैं कोई बात नहीं करने वाली अब तुमसे। उसने कहकर कॉल कट कर दिया, लेकिन तभी फिर से एनी की कॉल आ गई। उसने गुस्से से रिसीव की। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हो, जबकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना तुमसे? वो चिढ़कर बोली। एक काम करो, ब्रेकअप करने से पहले या मुझसे पीछा छुड़ाने से पहले अपना व्हाट्सएप चेक कर लो। ऐसा क्या है व्हाट्सएप में? वो गुस्से से जैसे ही देखने के लिए व्हाट्सएप पर गई तो उसे पता चला कि उसकी कई न्यूड पिक्स, टैब, एमएमएस, कई सारी न्यूड वीडियोज उसके फ़ोन पर सेंड की थी उसने। उन्हें देखकर वो शॉक्ड हो गई। वो कोई रिएक्ट करती इससे पहले ही फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आई, देख लिया ना? मस्त है ना? ये सब मेरे पास सेव है, मतलब पूरा का पूरा कलेक्शन। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी साइट्स है जिनके ऊपर इनको अपलोड किया जा सकता है। ए कॉलेज बॉय सेक्स विथ शांभवी, ब्यूटीफुल गर्ल इंटीमेट विथ बॉयफ्रेंड, स्मूज ब्ला ब्ला। मैं कुछ भी टैगलाइन डालकर शांभवी नाम लिख करके डाल सकता हूँ। यहाँ तुम्हारी शक्ल दिखती है, अच्छी सी प्यारी सी शक्ल। सोचो जरा, तुम्हारा पूरा बदन जब सब देखेंगे, पूरा कॉलेज देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा, तो क्या होगा शांभवी तुम्हारा? तुम्हारी इज्जत का तो फालूदा ही बन जाएगा। कैसे बाहर निकलोगी? फिर तो तुम्हारे कपड़े पहनने का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसके भीतर का तो सब कुछ सब पहले ही देख चुके होंगे। मज़ा आएगा ना जब लड़के तुम्हारी ब्यूटी की तारीफ करेंगे, वो वीडियोस देखकर आहें भरेंगे।
तुम पर कमेंट्स पास करेंगे, हाय प्यारी सी लड़की का ये रूप। अब तुम सोच लो, तुम मुझसे ब्रेकअप ले रही हो, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो या मुझे प्यार करना चाहती हो। अब चुपचाप जैसे मैं बोलूं वैसी करती जाओ। मैं जब बुलाऊं तुम्हें, तुम्हें आना होगा। मैं जब चाहूं तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। अब सब मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। तुम्हारी नौटंकी से परेशान होकर मैं ये कदम ले रहा हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है और आगे जो कुछ भी होगा, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और अब वापस आने के बाद कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए। इस गलती की भी तुम्हें सजा मिलेगी, पर पहले है तो थोड़ी कम। तुम्हें यहाँ आने के बाद 1 हफ्ते तक मेरे बुलाने पर आना पड़ेगा। एड्रेस मैं भेज दूंगा और तुम्हारी ना नुकुर अब नहीं चलेगी, समझी? बाय। अब करो एंजॉय। उसने कॉल कट कर दी। इधर संभवी ये सब सुनकर बुरी तरह से कांपने लगी। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी कुछ देर पहले हुआ क्या था। उसके दिमाग में अनिमेष की सारी बातें गूंजने लगी और आखिर में उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब घूमने लगा हो। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। ये सब उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इतना ज़्यादा असर तो तब भी नहीं हुआ था जब उसे रितु के बारे में पता चला था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या सारव उसे अनिमेष के बिछाए जाल से बचा पाएगा? क्या वो हमेशा के लिए अनिमेष को उसकी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक सकेगा? क्या होगा बेचारी संभवी की आगे की ज़िंदगी में? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।